wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! तो अपने नाइफ्स को निकाल लो और अपने डार्ट्स को शार्प कर लो, क्योंकि हम लोगों के सामने आ चुका है नाजी हंटिंग से रिलेटेड 10 फुल एपिसोड्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हंटर सीजन 1 का अल्टीमेट इंसेन एंडिंग एज वेल एज एंडिंग का वो जायंट ट्विस्ट और हिस्ट्री का सबसे इंसेन कैरेक्टर इस वेब सीरीज में क्या कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं Amazon प्राइम की तरफ से आया हुआ वेब सीरीज हंटर सीजन 1 का एंडिंग एक्सप्लेन। फाइनल एपिसोड उसी इवेंट को दिखाने से स्टार्ट होता है जो हंटर्स के ग्रुप को क्रिएट करता है। रूथ हाइटलबॉम इस शो के प्रोटैगनिस्ट जोना की ग्रैंडमा एक नाजी डॉक्टर को स्पॉट करती है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत ही घटिया क्राइम करता था। इसके बाद वो बहुत सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाती है लेकिन उन्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो फिर वो आखिर में उस इंसान के पास पहुंचती है जो उन्हें सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, मायर ऑफरमैन, एक अमीर जूइश बिजनेसमैन जिनके साथ रूथ का बहुत पहले एक लव रिलेशनशिप था। वैसे इन दोनों का हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा सैड है। ये दोनों जब पहली बार जर्मनी में लिक्विडेशन के टाइम पर मिलते हैं तब रूथ के पेरेंट्स का मर्डर होता है और मायर रूथ को बचाता है। इसके बाद फेथ उन्हें फिर से एक प्रिजनर्स कैंप में मिलाता है। वैसे अगर इस वेब सीरीज के एंडिंग को समझना है तो फिर इन दोनों के रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। इस कैंप का एक जर्मन डॉक्टर विल्हेम ज़ुक्स AKA द वुल्फ रूथ को लाइक करता है और उसे एक असिस्टेंट का जॉब भी ऑफर करता है, लेकिन रूथ के पास अपने खुद का प्रिंसिपल्स रहता है। वो विलियम से कहती है कि वो इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि बाकी जूइश लोग इस कैंप में सफर कर रहे हैं। अभी वो मायर के बारे में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन विलियम को मायर और रूथ के इस रिलेशनशिप का पता चल जाता है और वो इसे तोड़ने की कोशिश करता है। एक रात वो मायर को फोर्सफुली अपने टॉर्चर रूम में लाता है और फिर वो उसे 9 घंटे तक कंटिन्यूअसली टॉर्चर करता रहता है, लेकिन ये टॉर्चर भी मायर के स्पिरिट को या फिर जुनून को तोड़ नहीं पाता और ये इवेंट उसके लाइफ के फिलोसॉफी को एक अलग शेप देता है। अगर किसी इंसान को कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर उसे उसका यूज करना चाहिए। मायर को जब टॉर्चर किया जा रहा था तब उसके सामने एक हैमर पड़ा हुआ था जिससे वो वुल्फ को बहुत ही आसानी से मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और मायर के इस अनविलिंगनेस की वजह से वुल्फ जिंदा रहता है और फिर बाद में वो बहुत सारे लोगों का मर्डर करता है। और इसी रीजन से 5th एपिसोड में मायर जोना को ये समझाता है, Swear to me, you will not let what's inside you stop you from doing what is difficult. वैसे इस एंटायर सीजन में जोना बहुत सारे हार्ड चॉइसेस को अपनाता है, लेकिन इन सब के बाद भी वो मायर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाता क्योंकि वो इस नियो नाजी कमीने ट्राविस को अपने गनपॉइंट पे रखने के बाद भी मारता नहीं है। और जोना का ये डिसीजन मायर के माइंड में एक टेनेट को या फिर एक सिद्धांत को स्टैब्लिश करता है कि जोना मायर के मरने के बाद हंटर ग्रुप का लीडर नहीं बन सकता। But I see clearly, you are a boy. और ये सब कुछ जोना के कैरेक्टर आर्क के साथ कनेक्टेड है। एपिसोड 1 में हम लोग देखते हैं जोना एक कमजोर और एक नर्वस लड़का है जो एक लोकल ड्रग डीलर से पिट जाता है। लड़की उससे बात करने में फटती है और उसके ग्रैंडमा को जब गोली लगता है तब वो कुछ नहीं करता, लेकिन इन 10 एपिसोड्स में जोना का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है और इस एंटायर जर्नी में वो ये सबको समझा देता है कि वो बस एक लड़का नहीं है, वो एक हीरो बन चुका है और वो सारे डिफिकल्ट डिसीजंस को अपना सकता है जो हीरोज कभी न कभी अपनाते हैं। लेकिन फाइनल एपिसोड का ये चेंज एंटायर 10 एपिसोड एक लड़के की तरफ से की गई डीप इनर स्ट्रगल का एक रिजल्ट है। एपिसोड 1 सीजन 1 के मेन आइडिया को सेटअप करता है, क्या ठीक है और क्या गलत है। जोना जब स्टार वॉर देखकर निकलता है तब वो अपने दोस्तों को कहता है कि डार्क वेडर खुद को एक विलन नहीं मानता। उसका बचपन जिन लोगों के साथ गुजरा है उन लोगों ने उसे समझाया है कि रिपब्लिकन्स उनके एनिमीज हैं। कोई भी विलन अपने माइंड में खुद को विलन नहीं समझता, वो हर टाइम ये समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। यहाँ तक कि नाजी लोग भी यही समझते हैं कि उनका वो सब टेरेबल एक्ट्स जस्टिफाइड है। We're the good guys, Captain Coke. We're trying to save the world. लेकिन इधर पे सिर्फ नाजी लोग नहीं है जो अपने काम को सही समझते हैं। हंटर्स भी यही समझते हैं कि नाजी लोगों को हंट करना सही है, लेकिन कोई कितना भी घटिया इंसान हो उसे मारना सही नहीं होता। वैसे हंटर्स का ये सोच एक आंख के बदले आंख इन्हें साइमन वाइजेंथॉल के ग्रुप से अलग करता है। साइमन वाइजेंथॉल एक रियल लाइफ नाजी हंटर से इंस्पायर है और इन्होंने बहुत सारे हाई रैंक नाजी ऑफिशियल्स को पकड़कर गवर्नमेंट को हैंडओवर किया था, जिनमें से सबसे हाई रैंक नाजी ऑफिशियल थे एडोल्फ आइकमैन, जिन्हें अर्जेंटीना से कैप्चर किया गया था और अर्जेंटीना में हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। लेकिन साइमन मायर को समझा रहा है कि अगर वो इसी तरीके से नाजी लोगों को मारते रहें तो फिर नाजीज और हंटर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। If we follow your path and compromise our morals, what makes us us
then we choose to eradicate ourselves. और फिर बाद में यही चीज डिटेक्टिव मॉरिस जोना को समझाती हैं। जब जोना ट्रेविस को मारने जा रहा होता है तब डिटेक्टिव मॉरिस जोना से कहती हैं, You pull that trigger, Jonah, and you become them. Okay? You become the evil you are fighting. लेकिन जोना का इतना बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट उसे ये डिसीजन लेने में मदद करता है कि वो मायर को मारना चाहता है या नहीं, क्योंकि जोना को अभी ये पता चल चुका है कि मायर असल में द वुल्फ है। जोना जब अपने ग्रैंड मॉम के लेटर्स को देख रहा होता है तब उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंड मॉम का लव इंटरेस्ट मायर एक दिन ऐसे ही डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन डिसअपीयर होने से कुछ दिन पहले जब ये दोनों एक सर्वाइवल कैंप में एक साथ रहते हैं तब रूथ को ये पता चलता है कि मायर को एक डरावना सपना आता है जिधर पे मायर द वुल्फ को एक जंगल के अंदर मारने वाला होता है और उसे मारने से पहले मायर एक प्रेयर को कंप्लीट करता है। लेकिन जोना जब वुल्फ को मायर के सामने लाता है तब इस मायर को वो प्रेयर याद नहीं होता और जैसे कि वो डॉक्टर मायर को देखने के बाद इस हालत में भी कहता है कि वो तुम हो, तुम वुल्फ हो। तो पहले तो जोना को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जोना को ये हिंट मिल जाता है कि ये मायर ऑफरमैन असल में द वुल्फ है। वैसे इस चीज का हिंट बहुत पहले भी मिल चुका है जब रूथ मायर के घर आती है और कहती है, You look different tonight, remember. और इस जर्मन औरत को जब हंटर्स टॉर्चर कर रहे थे तब वो मायर को देखकर कहती है, ग्रेट प्रिटेंडर क्लेवर टंग, सबसे बड़ा दिखावा करने वाला जो बहुत ही चालाकी के साथ बात करता है। 1945 के एक सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है सोवियत आर्मी फोर्सेस द वुल्फ को कैप्चर कर लेते हैं और फिर उसे डेथ सेंटेंस दिया जाता है, लेकिन वो उधर से भाग जाता है। असली मायर ऑफरमैन का मर्डर करता है और फिर उसके आइडेंटिटी को चोरी करता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो इन सब से भी एक कदम ऊपर जाता है। वो एक नाजी सर्जन को हायर करता है जो उसके चेहरे को पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। फिर वो रूथ के साथ अपने सारे कनेक्शंस को तोड़कर डिसअपीयर होता है। एक वुल्फ फाइनली वुल्फ बनता है अंडर द शीप्स क्लोथिंग्स। मतलब वो कहावत है ना, बकरी के भेष में भेड़िया, ये भी कुछ उसी तरीके का था। लेकिन वो एक प्रॉपर जूइश बनने के लिए सब कुछ करता है। वो टेंपल जाता है, हिब्रू सीखता है और जूइश ट्रेडिशन तोरा को रीड करता है। और ये सब करने के बाद उसे अपने गलती का रियलाइजेशन होता है। उस कैंप से निकलने के 30 साल बाद द वुल्फ को अपने लाइफ का एम मिलता है जब रूथ उसके घर आती है और उसे एक अपॉर्चुनिटी देती है। वुल्फ जोना से कहता है कि ये हंट उसके लिए कोई रिडेम्पशन नहीं है, ये बस एक प्राइस है जिसे वो अपने पास्ट मिस्टेक्स की वजह से पे कर रहा है। लेकिन जोना वुल्फ को मारकर अपने आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करता है और उसका ये एक्ट हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता है, क्या जोना सच में एक हीरो है? जब वो वुल्फ को मारने वाला होता है तब उसके ग्रैंडमा का घोस्ट उसके पीछे अपीयर होती है और इस एक्ट को कंप्लीट करने से रोकती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती है कि जोना उन लोगों के जैसे एक मॉन्स्टर बन जाए जिन्हें हंटर्स हंट करते हैं। अभी अगर हंटर्स ग्रुप में मॉन्स्टर्स की बात की जाए तो फिर सिस्टर हैरियट भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, क्योंकि हंटर्स ग्रुप का सबसे ट्विस्टेड कैरेक्टर यही है। इस वेब सीरीज के आखिर में वो एक कॉल करती है। अभी वो किसे कॉल करती है ये तो हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो अननोन पर्सन हैरियट की कोई मेंटर है या फिर कोई सुपीरियर भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। लेकिन वो शायद ये नन भी हो सकती है जिन्होंने हैरियट की परवरिश की है। लेकिन इधर पे एक क्वेश्चन आता है, वो हैरियट को उसकी जूइश नेम रेबेका से क्यों बुलाती है? हैरियट को बचपन में अपना नाम रेबेका बताने पर पनिशमेंट मिलता है और फिर इसके बाद वो अपने क्रिश्चियन नाम को एक्सेप्ट कर लेती है। हैरियट कर्नल को क्वीन कहकर रेफर करती है और फिर फोन पर वो एक टाइम पे कहती है कि लॉन्ग लिव द क्वीन। और अभी हैरियट और उस फोन का वो अननोन पर्सन, इन दोनों को ही लगता है कि क्वीन या फिर कर्नल मर चुकी है। वैसे ये शायद नाजी लोगों के साथ नहीं है, और अगर होते तो इन्हें पता होता कि क्वीन असल में अर्जेंटीना में जिंदा है। लेकिन हाँ, इनके पास अपना प्लान होता है। वैसे मेरे को लगता है कि ये नाजी लोगों के साथ मिले हुए तो नहीं है, लेकिन सिस्टर हैरियट कोई डबल एजेंट है जो हंटर ग्रुप के साथ साथ कोई और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक MI6 या फिर इंटरपोल के साथ मिले हुए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छी है लेकिन यूरोप की कोई नाजी सेल के साथ मिलकर एक डबल एजेंट का काम कर रही हैं। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि ये नाजी लोगों के साथ मिल नहीं सकती, क्योंकि नाजी लोगों की वजह से ये अपने फैमिली से दूर चली जाती हैं। लेकिन इस फोन कॉल में एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग लिव द क्वीन, जो कर्नल को रेफर करती है। लेकिन अगर कर्नल क्वीन है तो फिर किंग कौन है? और यही क्वेश्चन इस शो को एक इनसेन ट्विस्ट की तरफ टर्न करता है। वुल्फ के डेथ के बाद हंटर ग्रुप का मसल मैन जो को किडनैप कर लिया जाता है, फिर उसे अर्जेंटीना लाया जाता है, जिधर पे हम लोग को पता चलता है कि कर्नल अभी भी जिंदा है। लेकिन सबसे इनसेन ट्विस्ट यही रहता है कि कर्नल के साथ साथ एडोल्फ हिटलर भी जिंदा है। लेकिन हिटलर कर्नल को एवा नाम से बुलाता है, जो रेफर करता है एवा ब्राउन को, हिटलर का रियल वाइफ। और ये 4 बच्चे हिटलर के ठरकी बने का लेवल एक्सप्लेन करता है। वैसे इस चीज का हिंट हम लोग को एपिसोड 5 में भी एक बार मिलता है, जब बीफ कर्नल को जनरल से बात करने के लिए फोर्स करता है। मतलब कर्नल से बड़ा है जनरल और जनरल है हिटलर। और ये चीज एक बहुत ही फेमस कंस्पिरेसी थ्योरी को इस पॉइंट पे प्लेस करता है, जो कि हिटलर अपने हाई रैंक्ड ऑफिसर्स के साथ जर्मनी से भागकर अर्जेंटीना में शटल लेता है। और हैरियट का ये फोन कॉल और हिटलर का सामने आना ये चीज प्रूव कर देता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने सोच से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन अभी थ्रेट जितना बढ़ रहा है, हंटर्स का ग्रुप भी उतना ही छोटा हो रहा है। सीजन 1 के स्टार्टिंग में इस ग्रुप में थे 8 मेंबर्स, लेकिन ये सीजन खत्म होते होते इस ग्रुप में बच जाता है 4 मेंबर्स। तो शायद सीजन 2 में इस ग्रुप में कुछ मेंबर्स ऐड होंगे जो एक नए नाजी गैंग का सफाया करेंगे। हैरियट इस मिशन का नाम रखती है डैश स्पिनर।
जो एक कोड नेम है, और इसके अकॉर्डिंग हंटर्स कुछ बहुत ही बड़े नाजी ऑफिशियल्स को मारने वाले हैं जो अभी यूरोप में छुपे हुए हैं। वैसे अगर सीजन 1 उन नाजीज के हंटिंग के ऊपर फोकस करता है जिन्होंने जूइश लोगों का मास मर्डर किया था, तो फिर सीजन 2 फोकस करने वाला है हिटलर के हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स के ऊपर। और जैसे कि हिटलर का छोटा वर्जन ट्राविस अभी जेल में है, तो फिर वो भी सीजन 2 में जरूर रिटर्न आएगा। और जैसे कि वो अपने जूइश लॉयर को कहता है, वो खुद के लिए एक आर्मी बिल्डअप करना चाहता है, तो इस काम के लिए एक जेल से बेहतर जगह और क्या हो सकता है जिधर पे सारे के सारे सटके हुए क्रिमिनल्स हैं। अभी अगर डिटेक्टिव मॉरिस की बात की जाए तो फिर वो अपने हायर अथॉरिटीज के सामने ऑपरेशन पेपर क्लिप का फाइल रखती हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिधर पे अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत सारे हाई रैंक नाजी ऑफिशियल्स को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बदले नए आइडेंटिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और फाइनली मॉरिस के अपार्टमेंट में एक जूइश कांग्रेस वुमेन आती है जो मॉरिस को एक नाजी हंटिंग टास्क फोर्स बिल्डअप करने का काम देती है ताकि वो उन नाजीज को कैप्चर कर सके। अभी ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि मॉरिस हंटर्स के साथ काम करती है या फिर हंटर्स को अपना दुश्मन बना लेती हैं। और फाइनली आता है इस शो का सबसे इंटरेस्टिंग, मेरा सबसे फेवरेट और इस शो का सबसे घटिया और कमीना इंसान बुचर ओरलोफ्स्की की तरफ, या फिर उसे बोरिस फ्रॉड्स्की कहना ज्यादा बेहतर होगा। और ये नाजी फ्रॉड जिस नाम को सबसे आखिर में अडॉप्ट करता है, उस नाम का भी टाइटल होता है फ्रॉड्स्की। और ये जो चीज आखिर में करता है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। और ये सीजन 2 के लिए या फिर फ्यूचर के किसी सीजन के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटअप रहता है, क्योंकि वो अभी रशिया जा रहा है। ऑपरेशन पेपर क्लिप में नाजी लोगों को अमेरिकन शेल्टर देते हैं ताकि रशियंस इन नाजी साइंटिस्ट तक ना पहुंच पाए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रशिया अमेरिका से पीछे रहे। तो अभी ये बंदा रशिया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने जा रहा है। मतलब इसका कोई दोस्त रशिया में रह सकता है जो इसे एक नया पहचान दिला सकता है, या फिर वो इन साइंटिस्ट के आइडेंटिटीज को रशिया में रिवील करने जा रहा है। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो हिटलर का इंट्रोडक्शन हो गया है, मतलब सेकंड सीजन तो आएगा ही। सो दैट्स द वीडियो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।